Hello all, welcome to Chemistry कक्षा। देखो, जैसे सपोज करो किसी के दिमाग का बिहेवियर, मान लो जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे थोड़ा सा कोई एबनॉर्मल बिहेवियर, मतलब कि जो नॉर्मल बिहेवियर था वो मान लो नहीं शो कर रहा है कुछ दिन से। मान लो कोई भी तुम्हारा कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव या कोई जान पहचान परिचित, तो देखोगे जनरली लोग क्या करते हैं, उसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर के जाते हैं कि थोड़ा सा अब जो है उसका इंटरनल लेवल पे वो पता कर पाएंगे कि दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मान लो किसी को फीवर है तो बाहर से छू करके देख करके पता चल जाता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो शायद फीवर है। और मेडिसिन दो, मेडिसिन चेंज किए 3 बार 4 बार 5 बार, जब कुछ पता नहीं चलता तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि अब इनको ब्लड टेस्ट के लिए जाना चाहिए। तो ब्लड टेस्ट मतलब आप इंटरनल लेवल पे जाते हैं। ठीक वैसे ही गैस का बिहेवियर जो है सॉलिड और लिक्विड से डिफरेंट क्यों है। जब हम लोग इस पर आते हैं कि आखिर गैस जैसे एक बिहेवियर, हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ हैव डिफरेंट वॉल्यूम, लेकिन गैस के लिए जब बात करते हैं तो कहते हैं गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। उनको अगर प्रेशर दिया जाए तो उनको कंप्रेस किया जा सकता है, यानी उनके वॉल्यूम को रिड्यूस किया जा सकता है, जो कि सॉलिड और लिक्विड में नहीं होगा। तुम चाहोगे कि हम 1 लीटर वाटर को कंप्रेस करके आधे लीटर वाले बॉटल में ही आज डाल लेते हैं और फिर जाएंगे स्कूल और वहाँ वो फिर से एक्सपैंड होके 1 लीटर हो जाएगा और हम जो है पानी पी लेंगे। आधा लीटर जब पी लेंगे फिर जो है उसको एक्सपैंड करवा के और फिर जो है उस बॉटल भर जाएगा आधे लीटर वाला और हम पीते रहेंगे, दिन भर मेरा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। 1 लीटर के लिए आपको 1 लीटर कैपेसिटी का बॉटल ही लेना पड़ता है। लेकिन गैस के केस में तो हम लोग ऐसा बताए हैं कि गैस में जो है वो उसको अगर बड़े कंटेनर में डाल दोगे तो वो एक्सपैंड कर जाएगा, और प्रेशर हटा लिए तो वो एक्सपैंड कर गया। प्रेशर हटा लेना मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करवा दिए, एक्सपैंड कर गया मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो ये जो बिहेवियर है गैस का वो क्यों है, गैस वैसा बिहेवियर क्यों शो करता है, इसी चीज को समझाने के लिए ये एक थ्योरी आया, जिसमें थ्योरी को हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के बात करते हैं, यानी उसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम लोग एक तरह से कहो स्टडी करते हैं कि आखिर वो जो गैस अपना बिहेवियर ऐसा शो कर रहा है तो वो क्यों शो कर रहा है। एंड थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय बर्नौली, जूल, क्लॉसियस, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। थ्योरी को कह रहे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मेन पॉस्टुलेट्स थ्योरी का क्या है वो एक एक करके बहुत ध्यान से सुनो और सबको इंटर रिलेटेड फॉर्म में सुनो कि एक एक पॉस्टुलेट से दूसरा पॉस्टुलेट, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा कैसे जा रहे, ताकि चीजें जो है तुमको दिमाग में बैठ जाएगी। जो सबसे पहला जो पॉस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, अब सिर्फ हम काइनेटिक थ्योरी ही बोला करेंगे, आप समझेंगे कि हम इसी थ्योरी के लिए बात कर रहे हैं। सो इस थ्योरी का जो सबसे पहला पॉस्टुलेट है वो ये कि every gas consists of a very large number of tiny identical particles। हम सारे वर्ड पे थोड़ा सा स्ट्रेस डाल रहे हैं ताकि तुमको भी वहां कुछ लगे। हम क्या बोले, ईच गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी, मतलब तुम समझ गए बहुत स्मॉल, आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल क्यों कह रहे हैं वो भी बताते हैं। कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, कहने का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी गैस जो है वो बना हुआ है बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको कि हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं। ये एक पार्टिकल का नाम हम मॉलिक्यूल दे रहे हैं। एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस, जहां आप मॉलिक्यूल वर्ड नहीं कह करके आप कहेंगे एटम। ये एटम वर्ड सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस, मतलब वैसा गैस जो कि जैसे हम लोग कहते हैं ना हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में यानी डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो याद करो नोबल गैसेस जो होता था, नोबल गैस तो कंबाइन ही नहीं करता, हीलियम He के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, नियन Ne के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, तो वहां आप मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं करेंगे।
वहां कहेंगे कि नोबल गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पार्टिकल के पहले हम एक वर्ड और यूज किए, बोले आइडेंटिकल पार्टिकल्स। सो आइडेंटिकल वर्ड हियर मीन्स, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस है, तो सारा मॉलिक्यूल जो होगा वो हाइड्रोजन ही होगा, H2 ही होगा। सबका मोलर मास, आप जो बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास, सबका 2 MU ही आएगा। सबको तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो H2O ही बनाएगा और हीट ही रिलीज होगा वाटर के फॉर्मेशन के साथ। बाकी मान लो किसी मेटल के साथ कंबाइन करोगे तो अगर ये मेटल हाइड्राइड बना रहा है तो ये भी मेटल हाइड्राइड ही बनाएगा। मास सेम है, साइज सेम है, तो स्पेस सेम ऑक्यूपाई करेगा, यानी वॉल्यूम भी सेम होगा। कहने का मतलब ये, आइडेंटिकल वर्ड का मतलब ये हुआ कि all the molecules, or you can say all the atoms if we are talking about noble gas, all the constituent particle, इसीलिए हम एक बार ब्रॉड सेंस में वर्ड यूज कर ले रहे हैं, all the constituent particles of a gas are identical in all respect. All respect means physical properties as well as chemical properties, but they differ from the molecules of other gas. अब हाइड्रोजन का कंपैरिजन तुम मान लो ऑक्सीजन के साथ करने लगोगे, हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में थोड़ा लार्जर होगा। क्यों? डाई एटॉमिक है, यानी वहां दो दो ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन के लिए ही जब आप बात करते हैं तो यू राइट 2 6, यानी शेल नंबर आप 2 लिखते हैं। हाइड्रोजन के लिए यू जस्ट राइट 1, शेल नंबर एक ही, और उसमें भी एक ही बस जो है वो आप इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, न्यूट्रॉन होता भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मान लो ऑक्सीजन के जगह पर कोई सपोज करो कुछ और, कोई और गैस ले लेता, मान लो कोई कहता हम क्लोरीन ले लेंगे, तो फिर वहां साइज और थोड़ा सा जो है वो लार्जर हो जाता, और साइज अगर चेंज हो गया तो तुम फिर समझ रहे हो कि वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो है, एक हाइड्रोजन का सारा मॉलिक्यूल आपस में आइडेंटिकल, ऑक्सीजन का सारा मॉलिक्यूल आपस में आइडेंटिकल, बट जब इसको इससे कंपेयर करोगे या इसको किसी नोबल गैस के कंस्टिट्यूएंट एटम से कंसीडर करोगे तो वहां पर डिफरेंस आएगा। यही है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पहला पोस्टुलेट। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी, मतलब बहुत स्मॉल, आइडेंटिकल मतलब आपस में सब एक जैसा, ऑल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर, पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल और एटम। बट ये और एटम वाला पार्ट हम सिर्फ कह रहे हैं वैसे गैस के लिए जो कि मोनो एटॉमिक है, यानी नोबल गैस के लिए। देखो कि तुमको पहले पोस्टुलेट में क्या कोई इश्यू है या अच्छे से समझ गए हो। अब आ जाओ सेकेंड पोस्टुलेट पर। सेकेंड पोस्टुलेट में ये कहा गया कि गैसियस मॉलिक्यूल्स, एटम तुम समझते रहना पैरेलली कि नोबल गैस के लिए एटम कह रहे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर वेरी डिस्टेंटली प्लेस्ड, मतलब बहुत दूर दूर है। इसी से तुमको ना कनेक्टिंग दूसरा पोस्टुलेट्स भी समझ में आने लगेगा। जो सबसे पहला चीज यहां से समझ में आता है कि दे आर वेरी डिस्टेंटली प्लेस्ड, और इस वजह से दो गैस मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना लार्जर है कि उसके रिस्पेक्ट में तुम एक गैस के वॉल्यूम को जो है वो क्या कर देते हो, नेग्लिजिबल मानते हो। आई एम रिपीटिंग, gaseous molecules are very distantly placed. Distance between two molecules is so large such that you can neglect volume of single molecule with respect to that distance. इस distance के respect में आप एक गैस के molecule के volume को क्या मान लेते हैं, negligible। अब इससे तुम्हारा यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है या क्या तुम इसको समझ पा रहे हो, जरा वो समझो। तुम याद करो, तुमको जब हम इससे पहले क्वेश्चन वगैरह करवाए हैं तो हम लोग क्या कहते थे कि गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। ये चीज यहीं से हम लोग बात कर रहे हैं। गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, उसको जिस कंटेनर में तुम डालते हो उसी कंटेनर का वॉल्यूम तुम कंसीडर करते हो। जैसे मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम था 2 लीटर, तो हम कहेंगे अगर इसमें अभी गैस डाले हैं तो कहेंगे गैस का वॉल्यूम 2 लीटर।
फिर इसको 20 लीटर वाले कंटेनर में अगर हम ट्रांसफर कर दिए, या मान लो 5 लीटर वाले कंटेनर में हम ट्रांसफर कर दिए उसी गैस को, तो हम कहने लग जाते हैं कि उस गैस का जो है वॉल्यूम हो गया 5 लीटर। तो ये गैस का वॉल्यूम कहने का मतलब हम लोग एक्चुअली बोलते क्या है, जरा वो समझो। मान लो तुम जिस रूम में अभी पढ़ रहे हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तुम सपोज करो तुम एक बहुत बड़े हॉल में पढ़ रहे हो, ठीक है। तुम्हारे साथ और भी तुम्हारा 3-4 फ्रेंड है, और हॉल का साइज बहुत बड़ा है। मान लो हम बात करें हॉल का साइज 40:40, यानी 1600 फीट स्क्वायर जो है वो आपका हॉल है, ठीक है। बहुत बड़ा 1600 फीट स्क्वायर हॉल, मतलब हॉल काफी अच्छा खासा बड़ा हॉल। उस हॉल में 4 लोगों को आंख में पट्टी बांध करके किसी कॉर्नर में खड़े करवा दिए, और किसी 5वें को जो है एंटर करवा दिए, और उसको बता दिए कि देखो तुमको जो ये हॉल है जिसमें तुमको घूमना है अभी, या सफाई करना है, मान लो किसी एक स्वीपर को भेजे कि चलो जाओ अभी पोछा लगा के आओ, पूरे कॉर्नर कॉर्नर पे अच्छे से जो है तुमको डस्टिंग करना है। अब उस वो पहले अगर मान लो साइज हम उसको बताएं कि 40x40, बताओ तुमको टोटल कितना जो है वो, और स्वीपर मान लो पढ़ा लिखा है, वो कैलकुलेट कर पाता है, तो वो कहेगा 1600 फीट स्क्वायर ही जो है उसको सफाई करना है फ्लोर का। तुम कहोगे क्यों भाई, वो जो 4 आदमी खड़ा है उस 4 आदमी का पैर भी तो थोड़ा सा जगह लेगा। तो वो कहेगा उस 4 आदमी का जो पैर जगह लेगा वो इतना कम होगा कि उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबल एरिया। जितना एरिया आपके फ्लोर का है उसके रिस्पेक्ट में उस 4 आदमी के पैर का कोई काउंटिंग नहीं। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट ऑल 1600 फीट स्क्वायर जो है हमको घूमना ही पड़ेगा सफाई करने के लिए। यही चीज यहाँ पर भी कह रहे थे कि मॉलिक्यूल इतने डिस्टेंस पर है कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है इसके रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल को फ्रीली मूव करने के लिए पूरा का पूरा कंटेनर अवेलेबल है। आगे चल के जब डेविएशन बात करेंगे तो इस पोस्टुलेट को याद रखना, और वहां पर ये बात करेंगे कि ये पोस्टुलेट में कुछ जो है वो गलती हो गई, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही समझ रहे हैं कि गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, और इसीलिए कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है हम लोग उस पूरे वॉल्यूम को मान लेते हैं कि दैट वॉल्यूम इज अवेलेबल फॉर गैस। क्योंकि देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए हम ये पूरा 2 लीटर इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम इसके वॉल्यूम को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ये नेग्लिजिबल है, इसको हटा दो, ठीक है, ये ना के बराबर है। तो इसीलिए ये लगेगा कि इस मॉलिक्यूल को जो है वो पूरा वैसे ही इसको भी यही लगेगा कि ये नहीं है और हम मेरे पास पूरा कंटेनर है मूवमेंट के लिए, तो इसीलिए कहते हैं अवेलेबल वॉल्यूम जो है कंटेनर का वॉल्यूम पूरा का पूरा हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। हम एक बार फिर से इस पोस्टुलेट को कह रहे हैं, हम कहे कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आर वेरी डिस्टेंटली प्लेस्ड। डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि 2 मॉलिक्यूल के बीच के गैप के रिस्पेक्ट में गैस के मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल हो जाता है और हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। अगर तुम इस पोस्टुलेट को समझे हो तो तुम इससे ही रिलेटेड तीसरे पोस्टुलेट को तुरंत समझ लोगे। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि क्योंकि तुम खुद ही समझ रहे हो कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आर वेरी डिस्टेंटली प्लेस्ड, और हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, यही कहते हैं ना। यहाँ पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है तो उसका स्क्वायर तो ज्यादा हो ही जाएगा, और अगर ये बहुत ज्यादा हुआ तो ये बड़ा कम हो जाएगा। तो इसीलिए कम हो जाएगा मतलब ये, क्योंकि आपका इनफाइनाइटली, हम लोग कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स आर इनफाइनाइटली प्लेस्ड, तो if this approaches to infinite it means force approaches to zero, और इसीलिए कहते हैं कि there is no intermolecular attraction और repulsion, कोई भी फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, जब हम कह रहे हैं कि कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, हम लोग कहते हैं कि फैमिली में बड़ा बाउंडेशन होता है। ज्वाइंट फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली के तरफ क्यों गया, मेंबर ज्यादा थे तो बाउंडेशन भी बहुत ज्यादा था। दादा कुछ बोलेंगे, परदादा कुछ बोलेंगे, फिर पापा कुछ बोलेंगे, मम्मी कुछ बोलेगी, इतना सारा कुछ कुछ में आपका जो है बाउंड्री बड़ा कन्फाइंड हो जाता था, बड़ा छोटा हो जाता था, आप अपने मन से बहुत कुछ कर नहीं पाते थे।
तो लोग न्यूक्लियर फैमिली में गए, और अब न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे जा रहा है और लोग सिंगल रह रहे कि हम पे कोई रोक टोक ना हो और हम फ्रीली जहां मन करे वो मूव करें। तो तुम समझ ही रहे हो कि जब कह रहे कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं है, तो जिसको जहां मन करेगा वो वहां जाएगा। तो इसी से चौथा पोस्टुलेट हम लोग कहते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। जहां जिसको मन है वो मॉलिक्यूल जा रहा है। हाँ, क्योंकि उस मूवमेंट के दौरान, जैसे मान लो ये मेरा कंटेनर था और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, जैसे हम तुमको बोले कि 1600 फीट स्क्वायर में हम 4 लोगों को आंख पे पट्टी इसलिए कह रहे हैं कि गैस को आंख थोड़ी है, देख थोड़ी पाएगा। हम तुम तो देख लेंगे तो मान लो टकराने से बच जाएंगे, लेकिन गैस को आंख नहीं है। तो तुम भी सोचो, तुमको उसी 1600 फीट स्क्वायर वाले एक जो हॉल था उसमें तुम्हारे आंख पर डाल दिए पट्टी और 5-10 लोगों को जो है छोड़ दिए कि बस अब लगातार दौड़ते ही रहना, रुकना बिल्कुल भी नहीं, और एकदम फुल स्पीड में तुम दौड़ते रहो। चांसेस है कि टकराते टकराते कभी किसी से, मान लो तुम्हारा ही कोई फ्रेंड था एक्स, तुम हो वाई, जाते जाते एक चांसेस है कि टकरा जाए और टकरा करके उसको वापस आना पड़े। कोई कहेगा नहीं, मान लीजिए नहीं टकराया, रास्ते में कोई मॉलिक्यूल आया ही नहीं, हम बोलेंगे कुछ नहीं भी आएगा तो चांसेस है कि जाए और टकरा टकरा करके कंटेनर, मतलब टकरा करके वापस आए, और जब कंटेनर के वॉल तक पहुंचे तब, उससे पहले कोई मॉलिक्यूल नहीं आया तो वो अपना चलता गया। फिर ये मान लो वाई, अगर सपोज करो फिर वापस आया, फिर यहाँ से ये वाई के तरफ गया, उससे टकरा करके इधर आया, फिर मान लो यहाँ कोई और मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज तो कंटेनर का वॉल है ही, वहां से टकराएगा, फिर मूव करके इधर आएगा। तो कहते हैं कंटिन्यूअस मोशन में है, लेकिन मोशन जो है वो जिगजैग हो जा रहा बिकॉज ऑफ कोलिजन। बार बार आप टक्कर खा रहे हैं और अपना पाथ आपका चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन जो है आपका चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि दे आर ए कंटिन्यूअस रैंडम मोशन और जिगजैग मोशन। और ड्यूरिंग दिस मोशन दे मे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल तो कहीं नहीं गया ना, वहां से तो टकराएगा ही टकराएगा। अगर आपस में नहीं टकराया तो अदरवाइज चांसेस दोनों है कि वो आपस में भी टकरा सकता है, कंटेनर के वॉल से भी टकरा सकता है। तुम देखो कि यहाँ तक अच्छे से समझ गए हो, फिर आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाएंगे। नेक्स्ट ये कहते हैं कि जो कोलिजन होगा, अभी तुमको तुरंत बताए कि मॉलिक्यूल में कोलाइड विथ ईच अदर और विथ द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो अब कह रहे हैं कि जो कोलिजन होगा, दैट कोलिजन विल बी परफेक्टली इलास्टिक। तुम पढ़े हो फिजिक्स में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किसको कहते हैं, फिर भी हम तुमको एक बार कह रहे हैं, और क्योंकि इसी से आप समझेंगे प्रेशर का कॉन्सेप्ट कि आखिर प्रेशर आता कैसे है, गैस का प्रेशर जो हम लोग बात करते हैं वो कैसे बात करते हैं, वो तुमको यहीं से समझ में आएगा। इसीलिए देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहने का मतलब है, कोलिजन कभी भी सिंगल स्पेसिस का नहीं होता। ये पेन इस पेपर के साथ कोलाइड कर रहा है, अकेला पेन में कोलिजन नहीं हो रहा, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहने का मतलब होता है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सिस्टम मतलब जिस दो चीज के बीच में कोलिजन हुआ है वो दोनों या तो गैसियस मॉलिक्यूल हो सकता है, और अगर गैसियस मॉलिक्यूल नहीं है तो कम से कम एक चीज तो जो तुमको समझ में आया वो जरूर कि मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर का वॉल के साथ, तो ये मान लो गैस है, तो ये गैस और ये कंटेनर का वॉल, ये दोनों आपका सिस्टम बना। जब वॉल से टकराएगा तो सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं, दिस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो। हम बार बार कह रहे हैं, हम सिस्टम प्लस सिस्टम कहने का मतलब है हम इस दोनों को एक साथ ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, और दूसरा एक और चीज कहते हैं हम लोग कंजर्व, दैट इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड। सिस्टम मतलब अगेन आई विल से गैस जो है और कंटेनर का वॉल जो है उसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम भी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इस बात को तुम ऐसे भी समझ सकते हो। काइनेटिक एनर्जी मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, यही कहते हैं ना, हाफ mv स्क्वायर। मास तो वैसे भी नहीं बदलना है, गैस मॉलिक्यूल का जो मास है वही रहेगा।
तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब हम एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि वेलोसिटी नहीं कहो, स्पीड कहो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट रह रहा। और ये बात सही भी है। अगर ये सही नहीं होता और हम लोग ये कहते कि हर बार गैसियस मॉलिक्यूल जो है कंटेनर के वॉल से जा जा करके टकराता है और अपना एनर्जी जो है वो लूज करता जाता है, तो तुमको खुद ही समझ में आएगा अगर धीरे धीरे एनर्जी ही कम होता जाएगा, थर्मल एनर्जी ही कम होता जाएगा, तो फिर से स्पीड कम होने लगेगा। और एक समय ऐसा आता है जब बहुत बार टक्कर होता है और गैसियस मॉलिक्यूल रेस्ट में आ जाता है। लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल रेस्ट में आता नहीं है, इसका मतलब है कि उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कभी किसी मॉलिक्यूल का बढ़ गया और कभी किसी का कम हो गया, वो आगे जब हम टाइप्स ऑफ स्पीड बात करेंगे वहां पर इस चीज को बात करेंगे। तो इसका एस्पेक्ट यही है कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वो कभी रेस्ट में नहीं होता, गैसियस मॉलिक्यूल लगातार मूव करता रहता है। सवाल है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, यहीं से तुम गैस के प्रेशर को समझ पाओगे। ये मान लो तुम्हारा गैसियस मॉलिक्यूल था, अब हम क्योंकि मोमेंटम याद करो, मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी और मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ये v वेलोसिटी है, यहाँ बिल्कुल आपको डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है। ये गैसियस मॉलिक्यूल था जो v वेलोसिटी से जा रहा था टुवर्ड्स वॉल, टकराने के बाद तुम जान रहे हो कि वापस आएगा, तब हम इसको प्लस v अगर लिख रहे थे तो इसको हम लिखेंगे माइनस v। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल का मास मान लो m है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ गैस का मोमेंटम बिफोर कोलिजन प्लस वॉल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बिफोर वाले को हम ऐसे ही लिख रहे हैं और आफ्टर वाले को हम डैश से मेंशन कर देंगे। दैट शुड बी इक्वल टू सिस्टम का कोलिजन, सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो सिस्टम मीन्स व्हाट, गैस प्लस वॉल का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसको हम डैश डैश करते हैं। ठीक है, गैस का मोमेंटम तुम मान लो मास अगर था गैसियस मॉलिक्यूल का m, जो m ही रहेगा वो तो चेंज होगा नहीं, एंड वेलोसिटी इज v, हम प्लस v ले रहे राइट वाले को। ठीक है, वॉल पहले रेस्ट में था तो 0 लिखोगे, जो भी मास हो, लेकिन स्पीड तो था नहीं उसका टक्कर के पहले, तो 0 लिख दिए, इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गैस आफ्टर कोलिजन, ये वही बता रहा है। तो मास तो मास ही रह गया, लेकिन तुम देखो स्पीड क्या हो गया, उसका वेलोसिटी बदल गया, स्पीड इज स्टिल v बट वेलोसिटी बिकम्स माइनस v, प्लस मोमेंटम ऑफ वॉल आफ्टर कोलिजन। यही हम दिखाना चाह रहे कि देखो हर कोलिजन के बाद कंटेनर के वॉल का मोमेंटम बदलता है, उसी चीज को हम दिखाना चाह रहे। तो यहाँ मोमेंटम ऑफ वॉल आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, यानी P डैश W कितना हो गया, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो गया, सो mv प्लस mv बिकम्स 2mv। ठीक है, जबकि पहले कितना था, ये है फाइनल, याद रखो दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ वॉल ऑफ द कंटेनर, एंड व्हाट वाज इनिशियल, इट वाज 0। सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल ऑफ द कंटेनर, दैट इज 2mv। और तुम फिजिक्स में पढ़े हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, जिससे आप फोर्स इक्वल्स टू मा डिराइव करते हैं, F इक्वल्स टू ma, उसमें आप पढ़े हो कि फोर्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम, यही पढ़े हो ना। और प्रेशर हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम तुमको ये डिराइव नहीं करके दिखा रहे कि कितना प्रेशर होगा, क्यों होगा, हमको सिर्फ तुमको ये समझाना है कि ये समझो कि गैस का प्रेशर अराइज कैसे करता है। Pressure of gas is due to collision between gaseous molecule with the wall of the container। क्योंकि तुम देख रहे हो कि फोर्स होगा, इसलिए फोर्स होगा, यानी वॉल पर फोर्स लगा, गैसियस मॉलिक्यूल फोर्स उस पर इम्पोज किया। क्यों इम्पोज किया, क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि इसका मोमेंटम बदला है, बिना फोर्स के मोमेंटम बदलता नहीं। और फोर्स हुआ तो यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। इसका मतलब है आप ये समझे इस पॉइंट से, दो चीज आपको हम समझाएं। नंबर 1 कि कोलिजन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स और गैसियस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। इस वर्ड का एक मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि 10 20 50 200 बार कोलाइड करने के बाद गैसियस मॉलिक्यूल रेस्ट में आ गया। और सेकेंड जो है इलास्टिक कोलिजन का मतलब हुआ वो ये कि मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व्ड रहेगा। इसका मतलब ये, क्योंकि गैस का मोमेंटम आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है, v से ये माइनस v पे इसका वेलोसिटी आ जा रहा है,
तो इसका मतलब है कि वो जो चेंज हुआ इसका 2mv से जो गैसियस मॉलिक्यूल का मोमेंटम टक्कर के बाद कम हो गया, वो किसको मिल गया? वो कंटेनर के वॉल को मिल गया। और जब भी उसका मोमेंटम चेंज हुआ, पहले उसका 0 था मोमेंटम, बाद में 2mv हो गया, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो यही ओरिजिन है प्रेशर का। तुम देखो कि तुम ये समझ पाए कि गैसियस प्रेशर, जो हम लोग कहते हैं कि गैसियस प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये क्यों कह रहे हैं? नेक्स्ट पोस्टुलेट ये कह रहे हैं, क्योंकि ये भी बात तुम अच्छे से समझ पा रहे हो कि वेलोसिटी जो है वो, या स्पीड जो है, हम क्या बोले, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वो बर्बाद नहीं हो रहा, गायब नहीं हो रहा, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ट्रू, बट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसके वजह से होता ये है कि हर एक, मान लो जैसे तुम्हारे एक कंटेनर में, सिर्फ एक एग्जांपल से समझो, तुम्हारे इस कंटेनर में मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स है, हम बहुत सारा मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे, वहां तो बहुत मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन हम तुमको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ 5-7 ही मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, ताकि तुम चीजों को थोड़ा सा समझ सको। ये गैस मॉलिक्यूल है, तो सबका स्पीड सेम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सारा मॉलिक्यूल जो है वो सेम स्पीड से चलेगा। और क्योंकि मान लो जैसे ये अगर चल रहा है, बहुत छोटा छोटा वैल्यू हम ले रहे हैं सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए, थोड़ा हमको भी कैलकुलेशन में सुविधा होगा। मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये फिर से 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये मान लो 7 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये अगेन फिर से 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। ये मान लो एक और है जो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। टोटल देखो हम यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, एक और बना देते हैं, ये मान लो फिर से चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, एन से अभी लिख रहे हैं, वो 8 है। आगे कुछ बताना है इससे, इसलिए तो हम कह रहे हैं सारे मॉलिक्यूल का, पहले पोस्टुलेट समझ लो फिर इस पॉइंट पर आएंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट कह रहा है कि सारे मॉलिक्यूल्स का क्योंकि स्पीड सेम नहीं होता, तो जाहिर है हम लोग इंडिविजुअल गैसियस मॉलिक्यूल के स्पीड के लिए कभी नहीं बात करते, हम लोग इसीलिए हमेशा बात करते हैं एवरेज स्पीड। और स्पीड जब एवरेज बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी आप बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट यही है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल का है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। तुम इसी को ये भी कह सकते हो, क्योंकि तुमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज मास इनटू स्पीड, ये एवरेज लिए हो मतलब यहाँ एवरेज स्पीड ले रहे हो, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी। मास और टू तो वैसे भी कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी, और यू कैन से एवरेज स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट टी। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन होता है, तो इस बात को ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट टी, बट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ आकर के तुम्हारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो कंप्लीट हुआ, लेकिन इससे रिलेटेड ही एक चीज हमको बताना है, तो हम उसको बताएंगे। देखो कि यहाँ तक तुमको कुछ कोई डाउट है? अब इसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या एरर है वो बात करेंगे जब हम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी जब हम लोग रियल गैसेस के लिए बात करेंगे तब। देखो, जब तुम अब ये समझ गए कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो सबका स्पीड एक ही नहीं होता, सबका अलग अलग स्पीड होता है, तो 2-3 तरह से, एक तो हम बोले उसकी वजह से हम लोग कभी किसी भी मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट स्पीड बात नहीं करते, बल्कि हम लोग ओवरऑल पूरे गैस का एवरेज स्पीड बात करते हैं। अब एवरेज स्पीड जब हमको डिफाइन करना है, तो तुम ये भी जानते हो कि हम लोग एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, या किसी चीज के भी एवरेज क्वांटिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम लिख रहे हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड को हम लोग वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे तुम किसी भी चीज का एवरेज फाइंड करते हो, यानी अगर मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, पिछला एग्जांपल से भी बात करेंगे, तो हम कहते हैं सिंपली सारे के स्पीड को आप ऐड कर देंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड अप टू vn जितना भी है, एंड दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी n। ये हो जाएगा आपका पहला टाइप का स्पीड, जिसको हम कह रहे हैं एवरेज और मीन स्पीड। एक ही बात है, चाहे हम बात करें एवरेज स्पीड,
या इसी को हम लोग कहते हैं, एवरेज का एक नाम मीन भी तो होता है ना, इसीलिए कह रहे हैं मीन स्पीड। जब इसको कैलकुलेट करते हैं एवरेज और मीन स्पीड को, तो जो वैल्यू इसका आता है दैट इज, क्योंकि इससे तुमको क्वेश्चन होगा इसीलिए ये सब चीज को तुम थोड़ा सा याद रखोगे। सो दिस वैल्यू कम्स 8/पाई, ऊपर लिख रहे RT, स्क्वायर रूट है, और ये m है। m तुम समझ पा रहे हो, m इज मोलर मास, r इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ये तुम ध्यान रखोगे कि दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन, और इस वैल्यू को इसलिए याद रखोगे क्योंकि कभी कभी ये तुमको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होगा कि एवरेज स्पीड फाइंड करो हीलियम के लिए। मोलर मास हीलियम का अगर 4 है तो टेम्परेचर कुछ बता देगा, इस टेम्परेचर पर व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ हीलियम। सेकेंड जो स्पीड हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं RMS स्पीड। RMS स्पीड तुमको नाम से ही समझ में आता है, यहाँ लिख रहे VRMS, नाम ऐसे ही पढ़ोगे, दिस इज रूट मीन, M फॉर मीन, स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसको कह रहे। लेकिन जब आप इसको समझेंगे कि आखिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम लोग कहते हैं किसको है, तो प्रोसेस आप इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्क्वायर लेना है किसका, मीन स्पीड का, ठीक है। तो मीन स्पीड ये था, ध्यान दो, आपको जो है वो स्क्वायर का मीन निकालना है सबके स्पीड। जैसे अगर मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था तो एवरेज निकालने के लिए v1 प्लस v2 प्लस v3 कर रहा था, अभी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये हो गया स्क्वायर का मीन, स्क्वायर का मीन। और अब उसका क्या करना है, रूट करना है, तो रूट करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज RMS स्पीड। और जब तुम RMS स्पीड का मैग्नीट्यूड के लिए जब रिलेशन फाइंड करते हो, ठीक है, डेरिवेशन नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं हम भी, तो RMS स्पीड का वैल्यू जो आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट 3RT/m। अगेन m RT वो सब वही है जो आप तुम पहले पढ़े, ठीक है। और एक तीसरे तरह का स्पीड जो हम लोग बात करते हैं दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये वही स्पीड है जिसके लिए हम उस नंबर को रिप्रेजेंट किए थे। सो थर्ड टाइप ऑफ स्पीड इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नाम से ही तुमको समझ में आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल जब हम बात करते हैं इसका मतलब है इट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होगा वो स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड नहीं कह रहा है, ये स्पीड कम ज्यादा कुछ भी होगा, मीडियम रेंज में होगा, ना तो बहुत हाई स्पीड है ये मैक्सिमम स्पीड है, ना लोएस्ट स्पीड है, लेकिन कुछ बीच वाला कोई स्पीड है, लेकिन वो स्पीड है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस करेगा। हम लोग उसी स्पीड को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, लिखते हैं ऐसे VMP से, ठीक है। और जब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आप फाइंड करते हैं तो दिस कम्स रूट अंडर 2RT/m। हम उस एग्जाम्पल में तुमको इस बात को समझा रहे हैं, लेकिन पहले अब जब यहाँ पर सबका रिलेशन लिख रहे हैं तो इसको भी लिख दिए। केवल एक नजर डालो इस पर और इस पर, और तुम देखो कि कौन सा स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा है, तो तुमको समझ में आएगा। देखो ये RT/m सब में कॉमन है, ये 3 है ये 2 है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि RMS मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली RMS इससे भी ज्यादा है क्योंकि ये 8 नहीं है, ये 8/पाई है। 8/पाई मतलब 8/3.4 करोगे, ठीक है, तो वो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये पूरा 3 है। सो आप ये समझिए कि RMS स्पीड जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद है एवरेज स्पीड यानी मीन स्पीड, और उसके बाद जो है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे छोटा होता है। जब हम लोग वैल्यू डाल करके, यही वैल्यू ऑफ कोर्स डालेंगे, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे और तुम रेशियो फाइंड करोगे तो रेशियो अमंग दीज 3 विल बी 1:1.28:1.224, ठीक है, यानी RMS स्पीड। अब इसमें से किसके दो के बीच में भी पूछा जा सकता है आपसे रेशियो,
तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मान लो इस एग्जाम्पल में हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ विच इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा स्पीड ऐसा है विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो 2 मीटर पर सेकेंड इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ठीक है, बड़ा कम स्पीड है, लेकिन जो भी है ये जो है ये 2 मॉलिक्यूल का है। 10 एक ही का है, 7 है, 8 है, 5 जो है वो तुम देखो हम 3 मॉलिक्यूल का दिखाएं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच पोजेस 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैक्सिमम ऐसे कह सकते हैं स्पीड विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 5 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए 5 मीटर पर सेकेंड ही आपका इस एग्जाम्पल में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हुआ। अब अगर हमको इसको ग्राफिकली दिखाना होता है तो कैसे दिखाते हैं वो देखो। ग्राफ को एक बार फ्रेश में भी बनाएंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल के वजह से यहाँ पर बना दे रहे। देखो तुम समझ पा रहे हो, ये अगर जीरो है जो कि गैस में होना नहीं चाहिए, गैस का जीरो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ से कभी भी ग्राफ नहीं बनाएंगे, थोड़ा ऊपर से बनाएंगे। ये 2 हो गया, मान लो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 2 4 6 8 10 12, ये हम स्पीड दिखा रहे हैं ठीक है, और ये हम दिखा रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है। मान लो ये वाला 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड लाइक हम लोग ऐसा दिखा रहे। तो हम क्या कहना चाह रहे वो देखो कि ग्राफ कुछ ऐसा हुआ। कहोगे ऐसा क्यों हुआ? हम कहेंगे इसलिए क्योंकि देखो ये एक्चुअली ये वो स्पीड है जो कि तुम्हारा यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड हम यहाँ पर दिखा रहे थे इस एग्जाम्पल में, और 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो 3 मॉलिक्यूल, 1 2 3, तो ये यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो तुम्हारा स्पीड और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये जो पिक वाला पॉइंट होगा, यही पिक वाला पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। अब ये मत कंफ्यूजन में रहना कि ये हाईएस्ट स्पीड है, नहीं जी, स्पीड तो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, इस अभी तक जो वैल्यू डाले उसके हिसाब से तो 12 सबसे ज्यादा स्पीड है, और भी आगे स्पीड होगा, तो ये हाईएस्ट स्पीड नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड को पोजेस करता है उसी स्पीड को तो कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और अगर हमको ग्राफिकली फिर आरएमएस शो करना है, एवरेज स्पीड शो करना, तो हम कैसे शो करेंगे? तो जस्ट इसके थोड़े से आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा बड़ा होता है एवरेज स्पीड, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तो ये वाला स्पीड तुमको रिप्रेजेंट कर देगा एवरेज स्पीड को, और उससे थोड़ा आगे बढ़ जाओगे तो वो तुमको रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका? आरएमएस स्पीड का। यानी आप जो है सिर्फ ग्राफ देख करके जो एग्जैक्ट स्पीड, मान लो हम कुछ मार्क नहीं करें और सिर्फ एक ग्राफ प्लॉट कर दे और तुमसे हम कहें कि चलो जरा सा बताओ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सा है, तो वो तुम एग्जैक्टली बता पाओगे, क्योंकि नंबर और स्पीड वाला जो ग्राफ होगा उसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो तुमको एकदम नंबर का जो पिक होगा, ये वाला, ध्यान से देखो। कोई अगर हमसे यहाँ पूछता कि जरा बताएं कि ये 2 ग्राफ हम बनाए हैं, ध्यान से समझो, ये हम स्पीड को लिए हैं ठीक है, और इस तरफ हम नंबर को लिए हैं। कहोगे टीचर यहाँ 0 पे क्यों नहीं डाल रहे? इसलिए क्योंकि जिसका जो भी मिनिमम स्पीड होगा वहां से वो स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इस तरफ दिखा रहे हैं और इस तरफ हम दिखा रहे हैं कि स्पीड इंक्रीज कर रहा। हम इस दोनों ग्राफ में एकदम सही सही क्या डिफाइन कर सकते हैं, वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इस ग्राफ के लिए जो है ये वाला, ये आपको जो है रिप्रेजेंट करेगा किसको? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। कभी कभी क्वेश्चन कैसे होता है, बस ये लास्ट पॉइंट बता रहे हैं आज के लिए, तुमको ऐसा ग्राफ बना देगा और तुमको यहाँ पर टेम्परेचर मार्क कर देगा कि दिस इज T1, ग्राफ एट T1 एंड दिस इज ग्राफ एट T2, और अब बताओ वेदर T1 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1 और T1 T2 बराबर है। बताओ कि कौन सा, या कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, आप क्या बताएंगे? एक बार पहले खुद से सोचो, फिर हम बताते हैं कि क्या होना चाहिए। जिसको T1 ज्यादा लगा वो ठीक ही लगा, ऊंचाई देख करके तो T1 ही ज्यादा लगता है, लेकिन आप तो कंटेंट को समझे नहीं है इसलिए आप T1 कह रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, स्पीड इस तरफ बढ़ रहा है, यानी नो डाउट यहाँ स्पीड कम है और आगे बढ़ोगे तो स्पीड जो है वो बढ़ेगा। तुम ध्यान दो, क्योंकि कंपेयर किसी भी एक तरह के स्पीड को लेकर के करोगे, अगर मोस्ट प्रोबेबल ले रहे हो तो दोनों टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल लेकर के बात करोगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से अगर स्पीड बढ़ना है तो सारे तरह का स्पीड बढ़ना है, मोस्ट प्रोबेबल भी बढ़ेगा, एवरेज भी बढ़ेगा,
RMS भी बढ़ेगा। लेकिन हम लोग तो ग्राफ में मोस्ट प्रोबेबल को ना एग्जैक्टली जो है वो डिफाइन कर पाएंगे, जो पिक होगा वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिखा रहा है। तो इस ये वाले ग्राफ का जो T1 वाला था, ठीक है, इसको हम कह रहे दे रहे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट टेम्परेचर T1 यानी 1 लिख दे रहे, और ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट टेम्परेचर T2, इसको 2 लिख दे रहे। तो तुम खुद से ध्यान से देखो कि क्या ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, समझ में आ रहा है? इस तरफ इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट टेम्परेचर T1। और हम लोग तो जानते हैं कि टेम्परेचर और स्पीड प्रोपोर्शनल है, अभी बताए हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ता है। इसका मतलब है इस टेम्परेचर पर अगर स्पीड ज्यादा है तो यही वाला टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और ये स्पीड, ये वाला स्पीड किस टेम्परेचर का, तो हम तो पहले ही मार्क कर रहे हैं कि T2 का ज्यादा है। तो तुम ये देखो कि तुम ये समझ पा रहे हो कि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ठीक। नहीं समझ पाइए, हाइट पे मत जाना। हाइट तो ये शो कर रहा है कि इस प्लॉट में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसका स्पीड जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाला है। मान लो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 50 होता, तो हम ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड, और यहाँ पर इसके कंपैरिजन में लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैज, जो भी इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा, यहाँ से तो ज्यादा ही है, देख पा रहे हो, ये अगर 50 था एग्जाम्पल के लिए, तो ये मान लो 80 है, तो यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैव 80 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ इसके कम, मान लो ये वाला 40 है, तो 40 हैव 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर उसके कंपैरिजन में मान लो 35 है, तो 35 हैव 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो पिक दिखा रहा वो तो नंबर को दिखा रहा जी, ग्राफ को सही से पढ़ना सीखिए, ठीक है। और स्पीड तो इस एक्सिस पर है, तो इस एक्सिस पर जो आगे होगा वैल्यू, जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये वाला वैल्यू आगे है, तो इसका मतलब है ये वाला स्पीड ज्यादा है तो इसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और ये इस टेम्परेचर के लिए बात कर रहे हैं, T2 के लिए। दैट्स वाई T2 विल बी ग्रेटर देन T1। आज के लिए बस इतना ही, अब आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में, क्वेश्चन भी लेंगे कुछ इसका, लेकिन अगले लेक्चर में। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.